नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज फॉर कंपनी लॉ। ये सीए इंटरमीडिएट का आईसीए की वेबसाइट से मैंने बुकलेट डाउनलोड करा है और आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं ICA.org पर जाकर। इस चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे फ्री वीडियोस, पढ़ाई के वीडियोस मैंने डाले हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहे। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा इस सीरीज़ को। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, अगर आप मेरी कंपनी लॉ की ई बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं मेरी एप्लीकेशन से। सीए योगेश वर्मा एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन 1 पहले ही कर लिया है और इसको मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। मिस्टर Kumar Arijit is a renowned finance professional with wide experience in banking operations. नौकरी करते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। Due to his experience, he has been appointed as a director on the board of various companies. तो उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करा हुआ है। He is working as the executive director finance of Doon Carbonates Limited for the past 4-5 years and heading the finance department there. एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। As per the object clause of the Memorandum of Association of Doon Carbonate Limited, it can raise funds by way of loan for the advancement of its business. Article of Association of DCL authorizes directors to borrow up to 50 lakh rupees on behalf of the company after passing a valid board resolution, and any loan for amount exceeding the above limit can be raised only after the approval at the general meeting. ऐसा ये क्यों लिखते हैं सर कि भाई कुछ बात आपकी मेमोरेंडम में लिख दी है, कुछ नहीं लिखी है? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? भाई ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बार बार शेयर होल्डर की अप्रूवल लेकर बिजनेस ना करना पड़े। पहले ही आर्टिकल में लिख दिया कि 50 लाख रुपए तक का बोरोइंग करना है तो डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है, पर अल्टीमेट पैसा तो शेयर होल्डर का लगा है, जो उसके ओनर हैं, मालिक हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए एक लिमिट लगा दी कि यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना रिस्क तो आप ले सकते हैं। इससे ऊपर का रिस्क लेना है तो पहले शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुलाइए, उसमें परमिशन लीजिए और फिर जो है एक्चुअली में आप बोरो करिए। तो डायरेक्टर्स जो है वो भी एक तरह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, मालिक नहीं है। डायरेक्टर्स आर मैनेजमेंट, एक तरह से टॉप मैनेजमेंट। मालिक तो कोई और है, शेयर होल्डर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ DCL रेज्ड 80 लाख रुपीज फ्रॉम श्रीकांत फाइनेंस सर्विसेज आफ्टर पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। Out of this amount, INR 60 lakh was used to pay legitimate liability of DCL by the directors. तो इन्होंने 50 लाख की परमिशन थी और इन्होंने जो है ज़्यादा का जो है लोन इन्होंने मंगवा लिया। ठीक है सर, ले लिया। 60 लाख वॉज यूज टू पे लेजिटिमेट लाइबिलिटी ऑफ DCL। ठीक है, आपने लाइबिलिटी पे करी अपनी। DCL इज़ अ वाइडली हेल्ड कंपनी, यानी पब्लिक का भी इंटरेस्ट है इसमें। 5600 मेंबर्स हैं एज पर दी मेंबर्स रजिस्टर। 21st AGM इसकी होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग is convened on 1st September 2020. A total of 34 members attended the meeting, out of which 7 members attending through proxy. ठीक है, 6 of such members are represented by single proxy. एक ही व्यक्ति भैया सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, जो कि मिस्टर दास हैं। Articles of DCL is silent about the quorum. आर्टिकल्स में कोरम के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। मिस्टर कुमार is also director of Padmani Silk Limited and PSL was established around 25 years back. वैसे 21st AGM तो इनकी भी हो रही है, तो ये भी बहुत पुरानी कंपनी है और इससे भी पुरानी कंपनी है पद्मनी सिल्क लिमिटेड। 25 साल पहले बनी एज अ प्राइवेट कंपनी ऑपरेटिंग एज अ माइक्रो बिजनेस विद 10 एम्प्लॉयज इन अ 3-room बिल्डिंग। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द कंपनी ग्रू एक्सेप्शनली एंड वेंट पब्लिक एंड वॉज ऑल्सो लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज। SME का अलग एक्सचेंज होता है, जैसे कि आपका सेंसेक्स का होता है, आपका BSE NSE होता है, वैसे ही एक एक्सचेंज होता है SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज। PSL ने जो है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा है पिछले सालों के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में डिक्लेयर होता है, 31 जनवरी 20 को कर दिया ऑन द ओकेजन ऑफ 25th एनिवर्सरी ऑफ द कंपनी, यानी कि 25 साल पहले 31 अगस्त को ही जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी।
PSL deposited the amount of said dividend in a separate bank account with an non-banking financial company on 4th of September 2020. Provisions याद आ रहे हैं डिविडेंड वाले. मिस्टर कुमार हेल्स फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली. अब पता नहीं कहाँ से आ गए भैया, किसकी स्टोरी चल रही है? कुमार की चल रही है. मिस्टर कुमार अरिजीत पढ़े लिखे हैं, 2 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, दोनों कंपनियां अलग अलग काम करती है, अलग अलग इंप्लॉइज हैं, अलग अलग कहानी है दोनों कंपनियों की. अब फिर मिस्टर कुमार पर आ गए. हेल्स फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली एंड कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन मिलिंग ऑफ पैडी. पहले ये करते होंगे, मेहनत करी, कड़ी मेहनत कर कर सीए बन गए, फाइनेंस डायरेक्टर बन गए. आप भी बन सकते हैं. किसान का बेटा बना सीए. ही इज ऑल्सो द सोल मेंबर ऑफ फेयर डील लिमिटेड, अ 1% कंपनी. अरे वाह, 2 कंपनियों के डायरेक्टर, 1% कंपनी के अकेले मेंबर. FDL is operated as a rice sheller and also deals in trading of high quality basmati rice. Mr. Kumar's father is operating as a nominee for the purpose of this OPC. The accounts department of FDL prepared and published only profit and loss account, balance sheet as financial statements and did not prepare cash flow statement and explanatory notes to accounts. A statement of changes in equity is not required in case of FDL. ये एक 1% कंपनी है, तो यानी इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर से 1% कंपनी के प्रोविजंस आ गए, और जो अकाउंट्स ऑफ दी कंपनीज है उसमें भी 1% कंपनी को कैश फ्लो बनाना होता है, नहीं बनाना होता, वो भी आ गया. और इसके साथ एक कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड किया तो डिविडेंड वाला चैप्टर भी आ गया, और उसके ऊपर जो एजीएम होती है वो भी आ गया भैया, उसमें प्रॉक्सी वाले प्रोविजंस आ गए. तो केस स्टडी क्या है कि आपके कई चैप्टर्स के प्रोविजन इकट्ठे लग रहे हैं. अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रेक कर लिया कि अच्छा ठीक है ये एक अलग कहानी है, इसके बाद अलग कहानी है, और इसके बाद एक अलग कहानी है, तो 2-3 कहानियां दे रखी है सेपरेट जो आपस में किसी न किसी कड़ी से जुड़ी हुई है, जो कि मिस्टर कुमार है. अब यहाँ अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे रिगार्डिंग द कंप्लायंस फॉर डिक्लेरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. देयर इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन बिकॉज इंटरिम डिविडेंड कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट. नहीं, अब पहले आपने प्रॉफिट कमाया, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो पहले कमाया होगा तो या तो पीएनएल में आया होगा या उसको जनरल रिजर्व में डाल दिया होगा, फ्री रिजर्व, उसको यूज कर सकते हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो वही तो होगा. करंट ईयर तो चल रहा है, अभी तो प्रॉफिट कमाओगे, तो पहले का प्रॉफिट पड़ा उसको भी यूज कर सकते हो, करंट ईयर का उसको भी यूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी. देयर इज नो वायलेशन एट ऑल एंड ऑल द प्रोविजन प्रिस्क्राइब बाय लॉ हैव बीन कंप्लाइड. ये कह रहा है कि कोई वायलेशन नहीं है. अब भाई हमें नहीं पता कि वायलेशन है कि नहीं है. क्या कह रहे हो आप? नहीं पता, आपको नहीं पता. यही तो बात है, आपको दिखाएंगे ना हम डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड कि हमारी जो ई बुक है उसका कमाल. 72 पेज नंबर पे आइए. डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन, करेंट ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी ये तो ठीक है, पिछले सालों के प्रॉफिट से दे सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन्ड विद अ शेड्यूल्ड बैंक विदिन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. क्या बात कर रहे हो यार ये आप? मतलब आपको 5 दिन के अंदर 5 days में आपको ये जमा कराना होता है. तो 31 अगस्त के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 सितंबर से पहले इन्होंने जमा करा दिया, बट इन्होंने एनबीएफसी में जमा कराया है, शेड्यूल्ड बैंक में जमा नहीं कराया है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई पैसा बैंक में जमा होगा, तो अच्छा शेड्यूल्ड बैंक है क्या, जिसपे आरबीआई का हाथ है, जो आपके कैनरा बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? शेड्यूल्ड बैंक है. ये एडवांस अकाउंटेंसी में आप पढ़ेंगे, जो बैंकिंग कंपनियों का चैप्टर है वहाँ पर आप पढ़ेंगे. तो इसमें ये जो आंसर मुझे लग रहा है, देयर इज अ वायलेशन बिकॉज बैंक अकाउंट शैल बी डेजिग्नेटेड एंड शैल बी वन ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. ऐसा तो कुछ नहीं है, नया खुलवा सकते हैं. देयर इज अ वायलेशन बिकॉज द बैंक अकाउंट शैल बी ओपन विद शेड्यूल्ड बैंक ओनली. तो ये आपको लग रहा है हाँ ये सही हो सकता है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए. प्रोविजंस याद है तभी कर पा रहे हो, और प्रोविजंस याद नहीं है तो नहीं कर पा रहे हो. तो मतलब घूम फिर कर बात क्या आ गई? केस स्टडी आने वाली है भैया, केस स्टडी आएगी, कैसे करेंगे? प्रोविजंस आते हैं तो केस स्टडी आए, या नॉर्मल एमसीक्यू आए, या डिस्क्रिप्टिव आए, कुछ भी आए. प्रोविजंस तो याद है भैया, चीज़ें सारी समझ रखी है, लाइनें भी याद हैं आपको, क्योंकि प्रोविजंस को बार बार पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है. क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए भैया, लॉ की लैंग्वेज क्या है काफ़ी हद तक मालूम है कुछ चैप्टर्स की. तो जब आएगा तो अब केस स्टडी आएगा तो हमें प्रोविजंस पता है तो हम उसका आंसर करेंगे.
नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल करेंगे, डिटेल्ड आएगा तो डिटेल्ड करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे। और प्रोविजंस नहीं पता फिर आप कुछ भी कर लो, केस स्टडी हो, नॉर्मल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी नहीं आएगा फिर। तो दैट मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिवीजन 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 रिवीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फेयर डील लिमिटेड 1% कंपनी है सर। ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें आती है, जिसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आते हैं, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब आती है। हालांकि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, वो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो कंपनी है 1%, ये सिर्फ बैलेंस शीट बनाती है, पीएनएल बनाती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, वो भी नहीं बनाती है। तो यानी ये गलत कर रही है, और इसीलिए पॉइंट ए जो कह रहा है एफडीएल फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट बिकॉज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स इज करेक्ट। और क्या ऑप्शन है? एफडीएल फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट बिकॉज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाओगे काम चलेगा, 1% कंपनी हो आप। एफडीएल फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट बिकॉज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स टू नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाओगे चलेगा, उसकी एग्जेम्पशन है भाई, सीएफएस की तो एग्जेम्पशन दे रखी है। एफडी हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसने सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है, ऐसा भी नहीं है। तो पॉइंट नंबर ए आपका हो गया कि भाई एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाने होते हैं, वो नहीं बनाए इन्होंने। अब ये कैसे पता होगा? हमारी कंपनी लॉ की ई बुक में अगर आपने पढ़ा है, जो सिर्फ 150 पेज की है, 60 नंबर 150 पेजेस, 2.5 पेज में आपका हो जाएगा 1 नंबर। तो 2.5 पेज में 1 नंबर अपने बटोरते जाओ, 150 पेज का रट्टा लगाते जाओ, समझ के समझ के समझ के। समझाया मैंने क्लासेस में सब कुछ हुआ, 1 पेज ये भी करवा दिया, हाँ, स्टडी मटेरियल भी पूरा करा दिया, हाँ, 1 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का पूरा 1 पेज, 1 पेज पूरा मटेरियल का करा दिया, और फिर 1 डे रिवीजन तो आपको दी है, तो उससे भी आप देख सकते हैं फटाफट से। बताने का मतलब है कि सब कुछ कर 150 पेज में सब कुछ कर लिया है, 500 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एमसीक्यू तो 30 नंबर के आएंगे, तो 30 तो आ जाएंगे ना हमारी ई बुक से, 30 तो आई गई ना आपके, 150 पेज आपने पढ़ा, 30 तो यूं आ गए, और उसके बाद 30 नंबर वाला ना एग्जामिशन हो गई, बस यही तो काम करना है आपको। द बोरोइंग ऑफ सम ऑफ INR 80 lakhs बाय द डायरेक्टर्स ऑफ DCL इज। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं इन्होंने जो बोरोइंग करी है, तो बोरोइंग जो करी है वो मेमोरेंडम तो सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि ये लोन रेज कर सकते हैं। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि अगर डायरेक्टर्स चाहें, कंपनी चाहे तो पैसा उधार पर ले सकती है, तो कंपनी डायरेक्टर के थ्रू ही लेगी, कंपनी तो नॉन लिविंग है। तो इस केस में क्या है कि बाहर वालों को ये नहीं पता कि डायरेक्टर्स के पास कितनी लिमिट की अथॉरिटी है, क्योंकि मेमोरेंडम में वो नहीं लिखा हुआ है, वो चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है। तो जो चीज़ मेमोरेंडम से बाहर करी जाती है वो पूरी तरह से वॉइड होती है, यानी बाहर वाला उस पर जो है क्लेम नहीं कर सकता, क्लेम नहीं ठोक सकता। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसकी नॉलेज बाहर वाले को तो नहीं है, पर वो ये एज्यूम कर सकता है, वो ये एज्यूम करेगा, क्या एज्यूम करेगा कि भैया जो भी डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं वो विद इन लिमिट ही कर रहे होंगे, तो इसलिए बाहर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाहर वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गलती किसने करी है? डायरेक्टर्स ने करी है। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट करा है, कंपनी के बीच में और डायरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की वजह से, वो वॉइडेबल होगा, यानी कंपनी चाहे तो ठीक कर सकती है, चाहे तो रद्द कर सकती है, और चाहे तो ना करें, उनकी मर्जी है, इसलिए वॉइडेबल होगा। बट अगर मेमोरेंडम के पार होता तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर तो हमेशा ही वो वॉइड एब इनिशियो होता, क्योंकि कंपनी को जिस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे कर सकती है। इवन कंपनी के सारे मेंबर्स भी उसको रेटिफाई करने की कोशिश करें तो भी नहीं कर पाएंगे, पर आर्टिकल्स की कोई लिमिट एक्सीड करी है उसको मेंबर चाहें तो रेटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स ने 50 लाख की लिमिट दी थी और कहा था कि इससे ज़्यादा हो तो हमारी मीटिंग बुलाना। अब डायरेक्टर्स ने क्या करा, उन्होंने ज़्यादा लिमिट का लोन पहले ही ले लिया, मेंबर्स चाहें तो उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे डायरेक्टर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो इसे वॉइडेबल बोल सकते हैं हम लोग। तो आपको जो है कोरम बतानी है, और 1000 मेंबर हैं तो 5 लोग कम से कम जो है पर्सनली प्रेजेंट होंगे, 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं तो 30 लोग कम से कम जो है पर्सनली प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं सर? ये कोरम की बात करते हैं, कितने लोग हैं?
यहाँ तो 5,600 मेंबर है, तो 30 लोगों को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए ना, पर्सनली यानी बिना प्रॉक्सी के। और यहाँ तो क्या हो रहा है, 34 में से 7 तो प्रॉक्सी के थ्रू आ रहे हैं, 7 तो प्रॉक्सी के थ्रू आ रहे हैं, और उसमें से 6 तो एक ही बंदा कर रहा है रिप्रेजेंट उन 6 बंदों को, तो 30 लोग जो है प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, पहला पॉइंट कहता है मीटिंग डजंट हैव अ कोरम बिकॉज 30 मेंबर्स नीड्स टू बी प्रेजेंट इन पर्सन। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक कंपनी, 5,000 से ज़्यादा मेंबर, 30 लोग का होना जरूरी, पर्सन में प्रेजेंट होना जरूरी, विदाउट प्रॉक्सी होना जरूरी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द मीटिंग इज वैलिड, वैलिड तो हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। मीटिंग इज वैलिड, वैलिड तो है ही नहीं, हमें पता है प्रोविजन, मीटिंग इज वैलिड, वैलिड तो है ही नहीं। तो एक ये भी तरीका है एमसीक्यू करने का, भैया 3 में तो वैलिड 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 लिखा है और एक में पूरा उल्टा लिखा हुआ है, तो वही आंसर ठीक होगा। क्या कह रहे हो आप, ऐसे हो सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एक तुक्का है। तो पहले का डी था, वायलेशन था क्योंकि शेड्यूल बैंक में नहीं था। दूसरे में आपने जो है एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं बनाए। वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भैया बाहर वालों को नहीं पता होगा कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, तो चाहे कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि भैया होगा ना, अगर कंपनी रेटिफाई कर देगी तो विद इन द लिमिट आ जाएगा, तो उस केस में क्या दिक्कत है, कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना। मीटिंग डजेंट हैव अ कोरम, तो उस केस में 30 लोग जो हैं वो होने तो चाहिए, बट है नहीं, कोरम नहीं बना, मीटिंग नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस करा, बुक से मैंने आपको दिखाया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई है। बाकी थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस वगैरह भी लगाएंगे तो ये सारे एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोविजंस आपको मैं दिखा दूंगा, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी CA योगेश वर्मा एप्लीकेशन से, और वहाँ से आप सारी रिवीजन भी कर सकते हैं, और वन डे रिवीजन के साथ अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो क्विकली जो है ई बुक जो है गो थ्रू हो जाएगी, बहुत फास्ट होगी, बहुत जल्दी कराया हुआ है मैंने, 6 घंटे में पूरा कंपनी लॉ वन डे के हिसाब से कराया हुआ है, तो उसको रिवीजन लेक्चर मत समझना, वो वन डे रिवीजन है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट शेयर करें, चैनल को शेयर करें। फ्री में इनकम टैक्स है पूरा, फ्री में ऑडिटिंग है पूरा, फ्री में जो है कंपनी लॉ की वन डे रिवीजन है, और फ्री में जो है MCQ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी मैंने ये पकड़ा है तो इसको करवा रहा हूँ, बाद में कुछ और पकड़ूंगा उसको कराऊंगा, तो प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। CA की जर्नी में आपके साथ है हमेशा। और अगर क्लासेस चाहिए पूरी तो वो भी आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकती है, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। जो मैं कर सकता था करा है। और बस थैंक यू वेरी मच, टाटा एंड बाय बाय।